अच्छा, हमने 1 मार्क्स वाले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन किए थे, उसके बाद 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो हैं उनको देखते हैं। ठीक है जी। अच्छा, पहले क्वेश्चन में रिएक्शन ही नहीं है, दूसरे से करते हैं। ठीक है, कहता है इफ़ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू द मेटालिक वायर। ठीक है, इतने एम्पियर का करंट पास किया जा रहा है कितने घंटे के लिए, तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था, एनसीईआरटी बेस्ड था, मैंने पहले भी करवा रखा है। ठीक है, अच्छा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने तो सबसे पहले मैं चार्ज निकालूंगा, काम बन जाएगा। ठीक है, मुझे बताइए मेरे को यहाँ से क्यू कितना आएगा। क्यू इज इक्वल टू, क्यू किसके बराबर, करंट इंटू टाइम। करंट कितना, 0.5 इंटू टाइम कितना, 120 ठीक है, 2 घंटे हैं, तो मैं 2 × 3600 सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, ठीक है, सो दिस विल बी 3600 कॉलम्स। ठीक है, इतना चार्ज आया। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, वो ये है कि एक कॉलम चार्ज, या मान लीजिए 1 फैराडे चार्ज, 1 फैराडे चार्ज, अगर आपके पास 1 फैराडे चार्ज है, तो 1 फैराडे चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर। 1 फैराडे चार्ज में 1 मोल के बराबर इलेक्ट्रॉन, 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, इसका मतलब अगर 1 फैराडे चार्ज हो तो अपने पास इलेक्ट्रॉन होंगे 1 मोल के बराबर, और 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा, 1 फैराडे कितना चार्ज होता है, 96500 कॉलम। इसका मतलब 96500 कॉलम जब चार्ज होगा उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, 6.022 इंटू 10⁻²। अच्छा, अगर इतने कॉलम में इतने इलेक्ट्रॉन, तो एक कॉलम में कितना इलेक्ट्रॉन सर, एक कॉलम में 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन ये 96500। अच्छा, अगर एक कॉलम में इतने इलेक्ट्रॉन, तो इतने कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब 3600 कॉलम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 96500 मल्टीप्लाई बाई 3600। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, सिर्फ करंट और टाइम दिया है, सबसे पहले चार्ज निकलता है। उसके बाद एक चीज जो आपको ऑलरेडी पता होती है वो ये है कि 1 फैराडे जिसमें 96500 कॉलम होता है, वो प्रेजेंट होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे। मतलब अगर 1 फैराडे चार्ज है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। इसका मतलब 96500 कॉलम अगर चार्ज है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एवोगैड्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक कॉलम पे कितना और इतने पे कितना, वो मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन। ये आपकी जेके बॉस का PYQ भी है, आ भी रखा पहले जेके बॉस में, अच्छा सवाल बना था 2023 में। ठीक है, आपको पोटेंशियल निकालना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जब pH कितना हो। ठीक है, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया था कि डायरेक्ट फॉर्मूला आपका क्या रहेगा। फॉर्मूला आपका है ई सेल इज इक्वल टू -0.059 इंटू पी एच डायरेक्ट फॉर्मूला, तो कितना आ जाएगा, -0.059 इंटू 10 आ गया, पॉइंट पीछे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -0.59 वोल्ट, -0.59 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपली। अच्छा जी, उसके बाद द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतने मिथेनोइक एसिड इज इतने, एनसीईआरटी बेस है, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, क्या क्या चीज़ें गिवन है वो लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। ठीक है, देखेंगे लगेगा नहीं लगेगा। मिथेनोइक एसिड गिवन है और मिथेनोइक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी दिया है, मतलब लैम्डा एम दे रखा है। ठीक है, तो लैम्डा एम कितना दे रखा है, लैम्डा एम इज इक्वल टू 46 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, उसके बाद आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालना है, हो जाएगा। अच्छा, इनके लैम्डा एम नॉट के वैल्यूज दे रखे हैं। अगर लैम्डा एम नॉट के वैल्यूज दे रखे हैं, इसका मतलब अपने को लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकल जाएगा। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस किसके बराबर आएगा, लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इन्फिनिटी किसके बराबर आएगा, मिथेनोइक एसिड का कर रहे हैं। तो मिथेनोइक एसिड में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, दैट इज CH3 HCOH, मिथेनोइक है ना, HCOH मिथेनोइक एसिड। जब इसको ब्रेक करूंगा, दिस विल बी लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ HCOO नेगेटिव। जब इसको ब्रेक करेंगे ना, ये हाइड्रोजन छोड़ देगा, ये प्रोटोनिक हाइड्रोजन है, ये वाला डिप्रोटोनेट हो जाएगा और HCO नेगेटिव बचेगा। इसका मतलब अगर आपको लैम्डा एम नॉट निकालना है तो H पॉजिटिव का मोलर आयोनिक कंडक्टेंस और HCO नेगेटिव का आयनिक कंडक्टेंस सम करना पड़ेगा। ठीक है, H का कितना है, 346.6, सो इसका है 346 प्लस HCO नेगेटिव का कितना है, 54.6, सो दिस इज 54.6। सम कर लेंगे, कितना आ जाएगा सम करने पे, सो दिस विल बी 401.6
2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन में मिथेनोइक एसिड दिया था, मिथेनोइक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी दिया है, लैम्डा एम दिया है, और उसके बाद आपके H पॉजिटिव का और HCOO नेगेटिव का फॉर्मेट आयन का दे रखा है आयोनिक कंडक्टिविटीज। अपने को निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हमें ये पता है दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूला में लैम्डा एम एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, वो दे रखा 46.1 अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमने कैसे निकाल लिया, जो आयंस दिए थे उन आयंस के आयनिक कंडक्टिविटीज को सम कर लिया। ये कितना आ गया अपने पास 401.2, सो डिवाइडेड बाई 401.2, इसको डिवाइड, सो दिस विल बी 0.115 लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, ये आ गया अल्फा। लेकिन अपने को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, कितना आ जाएगा अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा 11%, 11.5, ठीक है ना, 11.5% आ जाएगा, यह आ जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, 11% उठेगा सिर्फ ये। ओके, अच्छा उसके बाद आपको बोला था कि दूसरी चीज़ जो आपको निकालनी वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब बताइए डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकलता है, दैट इज के अल्फा या के ए, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर, के अल्फा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, राइट, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है ना, अच्छा हम जनरली 1 माइनस अल्फा को इग्नोर करके चलते हैं क्योंकि जो अल्फा है वो बहुत कम होता है 1 के कंपैरिजन में। ठीक है ना, ये 0.11 आ रहा है, बहुत कम है, तो हम क्या लिखेंगे इसको सिंपली सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सी इज कॉन्सेंट्रेशन जो सवाल में गिवन है, कितनी गिवन है 0.025, सो दिस इज 0.025 मल्टीप्लाई बाई अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया, अल्फा का स्क्वायर आपको परसेंटेज में नहीं इसमें लिखना है, 0.115 का स्क्वायर, सो दिस विल बी 0.025 इंटू 0.0133। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपने पास डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा 0.025, दिस विल बी 0.0003 एंड 3। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ 33 इंटू 10 रेज टू 5 माइनस 5 है ना, 10 रेज टू माइनस 5, ये आ जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना था। अल्फा निकालने को बोला था, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। गिवन कॉन्सेंट्रेशन का लैम्डा एम दे रखा था, यूनिट से पहचानना। ठीक है, अच्छा इनफाइनाइट डाइल्यूशन का नहीं दिया था, लेकिन जो मिथेनोइक एसिड मेंशन है उससे बनने वाले जो आयंस है उन आयंस का आयनिक कंडक्टिविटी दिया था, मैंने सम करके लैम्डा एम नॉट निकाल लिया। उसके बाद मैंने फॉर्मूला डाल दिया लैम्डा एम एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मिल गया अल्फा। अच्छा जब अल्फा मिला उसके बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इज सिंपली इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन भी दिया था, अल्फा निकाल लिया तो पुट करके वैल्यूज निकल गया। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद है जी आगे, यह भी कर लिया हमने, सेम ही है ना, इतना करंट एम्पियर। ओके, अच्छा आपको लैम्डा एम नॉट निकालना है इन दोनों का, लेकिन बोल रखा है कि आप किताब से इनका डाटा देख के निकालो, मतलब आपको CA+2 का वैल्यू किताब से देख के निकालना है। किताब तो हमने खोली नहीं है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कंडक्टिविटी ऑफ इतने, अच्छा ये क्या दे रखा है, ये पढ़ लो पहले, ये वाली चीज़ क्या है, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर लीटर ना, मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस, ये पढ़ लीजिए साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब यूनिट देख के पहचान सकते हो, सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, इसका मतलब ये कापा दिया है ना, लिखा भी है पीछे कंडक्टिविटी कापा दे रखा है। अच्छा आपको इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है इफ लैम्डा एम नॉट इज दिस। ठीक है जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, आपको क्या करना है, लैम्डा डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, मतलब लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखा है। ठीक है, गिवन चीज़ें लिख लेता हूँ, सवाल बन जाएगा। अच्छा कॉन्सेंट्रेशन लिख लो मैं पहले, मोलैरिटी कितना दे रखा है, मोलैरिटी इज 0.001028, 0.001028 मोलर, मोल पर लीटर, या मोलर लिख लेता हूँ मैं सिंपली। ओके, ये कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा उसके बाद कंडक्ट कापा दे रखा है 4.95, कापा दे रखा है, कापा इज इक्वल टू 4.95 इंटू 10 रेज टू माइनस 5, 10 रेज टू माइनस 5 हो गया कापा। उसके बाद क्या दे रखा है, लैम्डा एम नॉट, लैम्डा नॉट लिखा हो उसने, अंडरस्टूड बात है, लैम्डा एम नॉट 390.5, 390.5। अच्छा पूछा क्या सवाल में, सवाल में पूछा कि आप अल्फा निकाल लीजिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है। ठीक है, अगर हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, इसका मतलब ये है कि अपने को करना है फाइंड आउट के, सही, के किसके बराबर, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, वो मैं इग्नोर करके ऑलरेडी चल रहा हूँ, सी अल्फा स्क्वायर के बराबर। सर इस पूरे सवाल में एक टास्क ये है कि पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। अब अगर अल्फा निकालना है
अगर अपने को अल्फा चाहिए तो अल्फा बराबर लैम्डा एम एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है सर, इनफाइनाइट वाला तो दे रखा है, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन लैम्डा एम एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन फिर से नहीं दिया। इसका मतलब मैंने कहा था कि जब बड़ा सवाल आए फिर ऊपर ऊपर चढ़ना पड़ता है। इसका मतलब अपने को लैम्डा एम सी पहले पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले लैम्डा एम एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होता है। सो दिस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, याद है कापा इंटू 1000 अपॉन, क्योंकि डाटा वही दे रखा है। हाँ, अगर इससे ऊपर चलना चाहता फिर रेजिस्टेंस दे देता, सेल कांस्टेंट दे देता, फिर 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए लगा लेते। ठीक है, सो दिस विल बी कापा, कापा कितना दे रखा है 4.95 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाई ये 10⁻³ डिवाइडेड बाई मोलैरिटी का वैल्यू कितना दे रखा है। दिस इज, मैं इसको इस फॉर्म में लिख लूँ 10.28 लिख लूँ मैं, इनटू जब मैंने 10.28 लिखा मतलब मैंने पॉइंट यहाँ पे लगाया तो इसके पीछे कितने डिजिट्स आ गए, 4 आ गए, तो 10 की पावर -4। ठीक है, 10 की पावर -4 यहाँ से कट गया, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ से 1 कम कर दूंगा मैं, यहाँ पे कितना बचेगा 10 की पावर 2, 10 की पावर क्योंकि नीचे लेके आऊँगा तो वैसे ही बनना है ये, तो कुल मिला के कितना आ गया। अब ये 100 हो गया, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये कितना आएगा, दिस इज सिंपली 495, राइट 495, 2 0 कट जाएंगे, डिवाइडेड बाई 10.28। ठीक है, तो ये आ जाएगा 49.5, ऑलमोस्ट 50, 48। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर थोड़ा बड़ा होगा ना, तो 48। ओके, ये आ गया लैम्डा एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन दैट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये निकाल लिया हमने। ओके, अच्छा अब लैम्डा एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखा है, तो पहले अल्फा निकलेगा और उस अल्फा के बाद ये निकलेगा। ठीक है ना, ये आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर यहाँ पे डायरेक्टली पुट करना है तो फिर ये कितना हो जाता, कॉन्सेंट्रेशन इज 0.001028 मल्टीप्लाई बाई अल्फा किसके बराबर, गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इनफाइनाइट, गिवन कितना है 48 अपॉन इनफाइनाइट पे कितना दे रखा है 390.5, और इसका स्क्वायर में साथ में लेके चलता। यहाँ तो ऐसा करता कि अल्फा पहले निकाल लेता, यहाँ से अल्फा निकाल लेता, आप चाहो तो अल्फा निकाल सकते हैं। देखिए अगर अल्फा भी निकालना है आपको तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 48 अपॉन 390.5। ठीक है, दिस विल बी 0.123 लिख लेता हूँ मैं। ठीक है ना, और परसेंटेज में कितना आ जाएगा 12.3%, करीब करीब 12% हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया। अब इसको डिवाइड करके या मैं इस फॉर्म में भी इसको लिख सकता हूँ, दिस विल बी 0.001028 मल्टीप्लाई बाई ये कितना आ गया था 0.123, फिर क्या कर देता है इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दूंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना, तो यह जाएगा 0.001028 मल्टीप्लाई बाई 0.01512 ओके 152 लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर बन जाएगा अपना। ओके, सो दिस विल बी 0.155। इसको मैं कैसे लिखूंगा, दिस इज 15.5 इंटू कितने आगे यहाँ पे पॉइंट लगाया मैंने, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर -6, ये आ जाएगा आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू। सबसे बढ़िया सवाल है इस पर, सबसे बढ़िया सवाल है इस पर। ठीक है, बस इतना है कि डाटा दे रखा है, बस पुट करना है। हाँ, ये है कि कैलकुलेशन होती है थोड़ी, लेकिन कॉम्पिटेटिव में इजी कैलकुलेशन मिल जाती है। ओके, समझ में आ गया कैसे करना था। चलो ये बता दो, एक सोल्यूशन है CuSO4 का, इलेक्ट्रोलाइज किया 10 मिनट के लिए, इतने एम्पियर का करंट पास किया, मास निकालना है। ठीक है, इजी है ना। तो बताइए किसके बराबर आएगा, मैं इधर ही पुट कर लूँ, W इज इक्वल टू, याद है MIT अपॉन NF। ओके, M कितना मोलर मास कॉपर का 63.5, याद होना चाहिए, अंडरस्टूड, या दे देता है कॉम्पिटेटिव में। करंट कितना 1.5 एम्पियर का, टाइम कितना 10 मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइडेड बाई N कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं कॉपर के लिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन क्योंकि +2 चार्ज रहता है, इंटू फैराडे 96500 हो जाएगा ना। इसको मैं इधर रख लेता हूँ, कर लेना इसको। ठीक है, ये ईजी है, ये ईजी, इसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी दे रखा है, कितना कंडक्टिविटी दे रखा है सवाल में पढ़ते हुए, ये कंडक्टिविटी है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देता कि बच्चा इसको कंडक्टिविटी ले ले। अगेन दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, मोलरिटी लिखा तो है, एंड साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इज कापा, क्या था मोलर निकालना है, ये तो इजी है, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बताइए लैम्डा एम किसके बराबर, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, कापा भी दिया है 1000 आपने पुट करना है, डिवाइडेड बाई मोलरिटी का वैल्यू भी दिया है, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा नेरनेस्ट इक्वेशन लिखना है जी इसके लिए, और EMF निकालना है सोल्यूशन का, लेकिन सवाल अधूरा है। सवाल अधूरा इसलिए है क्योंकि इसमें E0 सेल नहीं दे रखा, 9 के वैल्यूज दे रखे हैं, सवाल अधूरा है, समझ गए,
सवाल अधूरा है। मे भी इसका पार्ट दूसरा शायद कट हो गया, क्योंकि अगर आपको ईएमएफ निकालना है, नेरनेस लगाओगे तो ई नॉट सेल तो लगना ही है, और ई नॉट सेल तो दिया ही नहीं है, ना ही इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखेंगे ई नॉट सेल निकालूं। हाँ नेरनेस लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नेरनेस कितना आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N2 आ जाएगा। देन लॉग प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट होता है मैंने कहा था, जब रिप्रेजेंटेशन हो तो ये आ जाता है RP। ठीक है, आपको अपने को सिर्फ आइंस ही लगने हैं, तो आइंस रिएक्टेंट वाली साइड ही और प्रोडक्ट वाली साइड ही। सो ये आ जाएंगे Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 0.001 अपॉन कॉपर +2 का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 0.0001। स्टाइशियोमेट्रीज कोई भी नहीं थे, नेरनेस इक्वेशन बन जाएगा इसका। ठीक, अच्छा ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन लिख रखे हैं यहाँ पे। अच्छा जी हाँ, ये पहले सवाल पे कहता अल्कलेंशियस सेल इज आल्सो नोन एज ड्राई सेल। वाह, ये हमने पढ़ा है, तो आपने लैक्लेंशियस सेल पढ़ा, वो सेल जिसको हम रेडियो में यूज़ करते हैं या रिमोट्स पे यूज़ करते हैं, कहते हैं इसको ड्राई सेल क्यों बोलते हैं। मैंने आपको तब भी कहा था इस सेल में मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है, इस सेल में मॉइस्चर कंटेंट बहुत, क्योंकि इसमें जो भी कंपोनेंट्स है ना, इसमें जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो मोस्टली या तो आपके सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलते हैं, मोस्टली सॉलिड फॉर्म में, या कहीं ना कहीं पेस्ट की फॉर्म में, थिक पेस्ट की फॉर्म में, ठीक है ना, या सेमी सॉलिड टाइप पेस्ट की फॉर्म में। लिक्विडी मटेरियल बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, मॉइस्चर कंटेंट लेस, मॉइस्चर लेस है, ठीक है ना। दो रिएक्शन के टाइम पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, बट इन जनरल मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है। इन सेल को तोड़ो भी तो सूखा सूखा ही निकलता है अंदर से, दैट इज वाई दिस इज नोन एज ड्राई सेल। इसको क्या पढ़ते हैं, ड्राई सेल। हाउएवर अपना जो सेकेंडरी बैटरी है, मान लीजिए इन्वर्टर बैटरी है, वो ड्राई में नहीं आता, क्यों, क्योंकि उसमें तो लिक्विड है ही। अब बैटरी हिला के देख लो, उसमें लिक्विड मिलेगा आपको, ठीक है ना, बैटरी वाटर मिलता है। फ्यूल सेल में भी लिक्विड है, KOH का सोल्यूशन डाल रखा होता है, लेकिन इसमें जो सोल्यूशंस होते हैं वो मोस्टली आपके सॉलिड या पेस्ट की फॉर्म में देखने को मिलते हैं, मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम। ओके, ये भी पता आपको क्यों मर्क्यूरी सेल एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोड्यूस करता है थ्रू आउट लाइफ, क्योंकि इसमें कल भी आया था, क्योंकि इसके नेट रिएक्शन में कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं होता, जिसकी वजह से ई सेल वेरी नहीं करता, थ्रू आउट लाइफ कांस्टेंट रहता है। इसका नेट रिएक्शन याद है, मैं बार बार इसका नेट रिएक्शन बता रहा हूँ, क्योंकि नीट में अभी तक नहीं पूछा, पक्का पूछेगा। सर नेट रिएक्शन इज जिंक अमलगम प्लस HgO प्लस HgO, इट गिव्स, इस अमलगम को भूल जाना है, जिंक के साथ मेन जिंक है यहाँ पे, इट विल गिव ZnO प्लस Hg, ZnO प्लस Hg। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या था, कल भी बताया था, इसमें इलेक्ट्रोलाइट आपको क्या देखने को मिल रहा था, वी हैव ZnO प्लस KOH, ZnO प्लस KOH, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट था इसमें। अच्छा, नेम 2 मेटल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ आयरन, वो वाले जो खुद को सेक्रीफाइस करेंगे, इससे ऊपर वाले, और इससे ऊपर वालों में अच्छा नाम है, एक तो जिंक गैल्वेनाइजेशन, उसके बाद मैंने टिनिंग कहा था, आप टिन का यूज़ कर सकते हैं, इवन मैग्नीशियम का यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एंड, तो प्राइमरी बैटरी कौन सी होगी सर, वो जिसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, इसमें रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता, और सेकेंडरी बैटरी वो जिसको रिचार्ज किया जा सकता है, इसमें रिएक्शन रिवर्स होता है, इसमें रिएक्शन रिवर्स होता है, ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसी सी बात है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो जिनका अल्फा 1 और ये जिनका अल्फा लेस देन, ये आपको पता है बहुत कम टूटेंगे, अब वो हमने ग्राफ में भी पढ़ लिया जब लैम्डा m वर्सेस √c लगाया था। फैराडेज लॉस पता आपको, फैराडे का फर्स्ट लॉ, द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड। पूरा इक्वेशन किसके बराबर आ रहा था अपना, W इज इक्वल टू MIT अपॉन NF। सेकंड लॉ, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस कनेक्टेड इन सीरीज, देन the amount of substance deposited is directly proportional to its equivalent weight. So first के according W is equal to MIT upon NF, और सेकंड के अकॉर्डिंग W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन ओके W2 अपॉन E2, 3 आ जाते तो इज इक्वल टू W3 अपॉन E3, इसमें दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा, सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन अ मेटालिक वेसल, भाई इतने करंट पास किया, इतने एम्पियर्स का करंट 3 घंटे के लिए पास किया, वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट, वही W निकालना है, सब कुछ तो दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, W निकालना है, बताओ क्या आ जाएगा। तो W विल बी इक्वल टू M दे रखा 108, I 0.2, करंट 3 घंटे, सो 3 इंटू 3600 सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाई NF, N कितना सिल्वर के लिए +1 चार्ज होता है इसके ऊपर, तो 1 इंटू F कितना 96500, पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। ओके, अच्छा, डिफाइन द टर्म रेजिस्टिविटी, ओके, गिव इट्स SI यूनिट। रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का जिसकी लेंथ L होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A होगा, सही है ना, उसी को रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे हम, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिव R किसके बराबर आता है आपका, R इज इक्वल टू रो L अपॉन है, याद है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन
जब मैं लेंथ को कितना रखूंगा 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस आएगा दैट इज रेजिस्टिविटी. सो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ हैविंग लेंथ 1 सेंटीमीटर या मीटर लिख लो एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो उस टाइम पे हम इसको पढ़ लेंगे रेजिस्टिविटी. कुल मिला के पर यूनिट लेंथ एरिया जो रेजिस्टेंस होगा उसी को रेजिस्टिविटी पढ़ते हैं. अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या आ जाता है? रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं. बताइए कितना आ जाएगा रो का. रो मैं ऐसे लिखूँ, रो किसके बराबर आएगा? आर ए अपॉन एल आएगा ना, आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल. रेजिस्टेंस का ओम, ये सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर कर दीजिए एक, तो कितना बनेगा? ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर यूनिट बनेगा सिंपली, है ना, ओम सेंटीमीटर यूनिट बन जाएगा. ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स? बढ़िया है. बताइए किन किन फैक्टर्स पे कंडक्टिविटी डिपेंड करता है? सर पहला तो मैं लिख सकता हूँ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, खुद स्ट्रॉन्ग और वीक में वैरी करता है, तो मैं लिख सकता हूँ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और वीक में ये वैरी करता है. ठीक है, आपको पता है. दूसरा टेम्परेचर खुद में एक अच्छा रोल प्ले करता है, टेम्परेचर भी अच्छा रोल प्ले, इवन सॉल्वेंट भी अच्छा रोल प्ले करता है, सॉल्वेंट भी एक अच्छा रोल प्ले करता है. ठीक है ना, ज़्यादा विस्कोसिटी होगी तो ऑब्वियस उसमें आयंस का फ्लो में दिक्कत आ जाती है. तो कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं. ओके, अच्छा उसके बाद बोलता है दी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड इज इतने. व्हाट इज द कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ सोल्यूशन? ओके, मोलर दे रखा है, कापा निकालना है, उल्टा कर दिया मामला इसने. बताइए लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी. मोलैरिटी भी दिया है, लैम्डा एम भी दिया है, कापा निकालना है. तो यहाँ से कापा कितना आ जाएगा? तो यहाँ से कापा बराबर हो जाएगा लैम्डा एम इंटू एम अपॉन 1000. ये होगा ना. लैम्डा एम दे रखा, पुट कर लूंगा 4.6 इंटू मोलैरिटी दे रखा 0.1 डिवाइडेड बाई 1000, निकल जाएगा, कापा निकल गया. अब उसके बाद बोलता है रेजिस्टिविटी निकालो. सर रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कापा, रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कापा. ठीक है ना, कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो इसका मतलब अगर आपको रेजिस्टिविटी निकालना है उसके बाद तो यह आ जाएगा 1 अपॉन कापा के बराबर. कापा का जो वैल्यू आएगा उसको 1 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर बन जाएगा. ठीक है ना, हल्का सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कौन कौन इफेक्ट करता है? कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर हमने देखा ही था. ठीक है ना, कौन कौन इफेक्ट करेगा? कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर, ये इसको इफेक्ट करते हैं. ओके, अच्छा एल्युमिनियम और जिंक सेल के लिए आपको लिखना है नेर्नेस्ट इक्वेशन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना. इस साइड एल्युमिनियम उस साइड जिंक है, तो अब एल्युमिनियम एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, तो मैं कैसे लिखूंगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन ढूंढना पड़ेगा. सर इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले एक रिडॉक्स रिएक्शन लिख देता हूँ. बताइए अगर मैं रिडॉक्स लिखूँ तो मेरे को ये पता है कि जो एल है, एनोड पे लिख लेता हूँ, एल से बना होगा L+3, और जो कैथोड पे जिंक +2 था उसने इलेक्ट्रॉन गेन करना है, लेकिन मुझे बैलेंस करना पड़ेगा इसको. ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब जहाँ पे मैं 6 इलेक्ट्रॉन अगर लिखूँ तो इसको इसके पीछे कितना लिखना पड़ेगा? 3. सही है ना, 3 to 6, फिर बनेगा आपके पास 3 टाइम्स जिंक, तब जाके बैलेंस हो जाएगा. 3 से नीचे स्टाइशियोमेट्री आ ही नहीं सकती. ठीक है ना, ये 3 और ये 2 टाइम्स. इसका मतलब ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन कितना आ जाएगा? एन हो गया 6 लॉग प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन. बताओ प्रोडक्ट में कौन बन रहा अपना? एल्युमिनियम. तो क्या लिखूंगा मैं? Al+3 का पावर 2 स्टाइशियोमेट्री पावर में डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट में क्या आ रहा अपना? जिंक. तो क्या लिखूंगा? Zn+2 का पावर 3, Zn+2 का पावर आएगा ना, ये आ जाएगा इसके लिए नेर्नेस्ट इक्वेशन. ठीक है, सब सिर्फ प्रैक्टिस पे सॉल्व, क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस पे है. ठीक है ना, जितना बंदा प्रैक्टिस करेगा उतने आएंगे उसको. अच्छा, केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, ये पता है आपको, ये मैंने बहुत अच्छे से बता रखी है ऊपर भी कैसे कैसे होता है. सबसे पहले आपका आयरन एनोड की तरफ बिहेव करता है, Fe+2 में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है. वो इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जो कि खुद आयरन ब्लॉक ही बिहेव करता है, लेकिन वहाँ पे जहाँ ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा हो, O2, और यहाँ से अपना सोल्यूशन से 4H पॉजिटिव कार्बोनिक एसिड से यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और क्या बना लेते हैं? वाटर. फिर वो वाटर और Fe+2 एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेते हैं और फिर क्या बन जाता है अपना? Fe2O3. ठीक है ना, दिखा देते हैं वापस से दिखा देते हैं, अगर ऐसे इमेज सामने नहीं आ रही है तो बता देते हैं फिर से. ये है ना, Fe+2 निकला, इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ गया, O2 ने इलेक्ट्रॉन पकड़ के वाटर बना लिया, उसके बाद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो गया. एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होने के बाद Fe और H2O + 1/2 O2, इट फॉर्म्स Fe2O3 विच कंबाइंस विद X टाइम्स वाटर, इट गेट हाइड्रेटेड एंड फॉर्म Fe2O3 डॉट X टाइम्स
H2O, ये बन जाता है Fe टाइम, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल, अच्छा क्या एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह बिहेव कर सकता है? हाँ कर सकता है, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल इंटरनल से या जब अपोजिंग पोटेंशियल ज़्यादा लगाया जाए, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पता है, बड़ा रखे थ्योरी से है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है? फिजिबिलिटी ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है तो ई सेल शुड बी पॉजिटिव एंड एल जी शुड बी नेगेटिव, इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम इजिली, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ऊपर था, ये चेंज हो गया थोड़ा, स्लाइड चेंज हो गई, एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2024 में जो सवाल आए थे नीट में वो देख लेते हैं जी, ठीक है। पहला क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है, ऐसे देखते हो जाएगा, इतना इजी। मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, कितना डिपॉजिट, डब्ल्यू निकालना है, ठीक है। देखो करंट दे रखा है, ये दे रखा करंट, उसके बाद अपना टाइम दे रखा है, ये सब कुछ मेंशन है, मोलर मास भी कुछ भी नहीं छोड़ा इसने, तो बचा ही क्या फिर, ठीक है ना। बताइए W इज इक्वल टू MIT अपॉन NF, ओके। NF M कितना, ये भी दे रखा 63, I करंट कितना अपना, करंट है। अब ये वैल्यू इसने ऐसा दिया कि फैराडे से कट हो जाए, वैल्यू इतना अच्छा दिया कि फैराडे से कट हो जाए, कोई दिक्कत ही ना पड़े, तो वैल्यू दे रखा है 9.6487 इनटू टाइम कितना दे रखा है 100 सेकंड, ये तो सेकंड में ही दिया पहले, ये भी काम हो गया, डिवाइडेड बाय n, बस n आपको पता होना चाहिए, कॉपर के लिए 2 होता है। फैराडे का वैल्यू इसने ये दे रखा है एग्जैक्ट 9648, क्या आप देख पा रहे हो, ऊपर वाला नीचे वाला वैल्यू सेम है, तो ये कट होने के लिए ही दिया है, ठीक है ना। अगर मैं इस वैल्यू को और इस वैल्यू को काटूं तो यहाँ पे कितने पॉइंट के आगे कितने डिजिट से 4, तो इसका मतलब डिवाइड में क्या आएगा 1000 आएगा ना, तो ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा 63/2 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 1000, यही है, ठीक है। 2 0 काट दिए, 2 0 काट दिया, कितना बच गया, अब मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ, देखो ये आएगा 63/2 इंटू 1/10, ठीक है। 63/2 कितना हो जाएगा इसको कर लेते हैं पॉइंट, इसको ऐसे ही रख लेते हैं, रेट का आधा कितना आ जाएगा 31.5, 31.5, ऑप्शन देख के भी अनुमान लगा सकते हो, अपनी भी पता तो ऑप्शन देख के भी अनुमान लगा सकते हो, है ना। 31.5, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 10, अब ये 10 ऊपर चला गया और कितना बचेगा 100 हो जाएगा ना, 100 3.15 ग्राम, 3.15 ग्राम, ठीक है। ए पार्ट 3.15 ग्राम, कुछ भी नहीं था सवाल है, देखते हो जाता है, इसे कट कुट करके तो सवाल बन गया, ठीक है। हाँ बस क्योंकि सवाल इतना इजी था इसलिए इसने ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिए थे, सब सेम ही थे, बस पॉइंट इधर उधर दिए थे, सिर्फ पॉइंट इधर उधर कर रखा है, ठीक है ना, बस इतना ही किया था। अच्छा जी ये फिर से चेंज हो गया। अच्छा इसमें बताइएगा, ये अपना ये मणिपुर का, एक्चुअली मैं छोड़ दो इसको, ये नीट, ये मणिपुर का था, 2023 में आया था, 2023 मणिपुर में, उधर दंगे हो रहे थे ना, उनका पेपर अलग से हुआ था, ओके। अच्छा ये आपको पता है, ये इक्वेशन दे रखा है, क्या पढ़ते हैं इसको, डेबे-हैकल ऑनसेगर इक्वेशन, सही है ना, डेबे-हैकल ऑनसेगर इक्वेशन, ठीक है, डेबे-हैकल ऑनसेगर इक्वेशन। अच्छा इसके बारे में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, नीचे ऑप्शन भी थे, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, आप सिर्फ यहीं से टिक कर लेना। कहता दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये ध्यान में रखना, अगर आप इस इक्वेशन को अप्लाई करते हो तो मुझे बताइए y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में इसको लिखते हो ना, y इक्वल टू mx और प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस चल रहा है इसलिए स्लोप माइनस आता है। ये इक्वेशन सिर्फ एप्लीकेबल होता है आपका ग्राफिकली स्ट्रॉन्ग के लिए, देखा था आपने, वीक के लिए कोलरोसिस लगाना पड़ता है, तो ये सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे, और वो भी उनके बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस पे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डाइल्यूट सॉल्यूशंस पे, ठीक है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है, दोनों पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा ये जो ए था ये तो आपको सब पता है, ए कांस्टेंट था, ए क्या था, ए कांस्टेंट था, जो ए कांस्टेंट था ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है सर, एक तो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट किस तरह का है, ये इस ऑप्शन में दे रखा था कि डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल सही बात है, ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, किस पे, सॉल्वेंट के नेचर पे। अच्छा दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है, इस पूरे सवाल में सिर्फ ये दो इंपॉर्टेंट थे, ये समझने वाली बात है, ध्यान से सुनना, मैं बता दूं आपको, ये जो ए है ना, ए सर, ये ए इलेक्ट्रोलाइट्स वो वाले जो एक ही तरह के हों, जो एक तरह के इलेक्ट्रोलाइट, मान लीजिए अगर आपके पास 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है, कैसा 1:1 का मतलब जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, या मान लीजिए 1:1 टाइप में आपके जो जिनकी स्टाइशियोमेट्री सेम हो जाए, उनके लिए इसका वैल्यू सेम होता है। देखना कैसे, यहाँ पे लिखा है इसने, कहता है इसका वैल्यू इन दोनों के लिए सेम है। अब मैं इन दोनों को तोड़ के देखता हूँ, जब मुझे बताइए, जब मैं इनको तोड़ के देख लूँ तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा Ab2 टाइप का, ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है,
है ना, Ab2 टाइप का, दैट इज 1:2 टाइप का, 1:2 टाइप। ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, Mg+2SO4 -2 1:1 टाइप का, 1:2। ये दोनों सेम तरह की नहीं है, ये 1:2 टाइप का है और ये 1:1 टाइप का है, इन दोनों के लिए ए का वैल्यू डिफरेंट होगा। अच्छा नीचे देख लेते हैं, BaCl2 Ab2 टाइप का, और ये भी Ab2 टाइप का, Mg+2 2 टाइम्स OH नेगेटिव, ठीक है। अब ये भी Ab2 टाइप का, ये भी A2 टाइप का, इसका मतलब इन दोनों के लिए ए का वैल्यू सेम होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दो ऑप्शन है, हाँ ये MSQ टाइप था, MSQ टाइप था कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होंगे। तो ए एक तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, ये इक्वेशन एप्लीकेबल है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, और दूसरी बात ए का वैल्यू सेम होगा सिर्फ उन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट एक ही तरह के हों, एक ही तरह के हों, ठीक है ना, 1:1 टाइप या 1:2 टाइप वाले जैसे भी हो सेम हो जाएगा। ओके, ये नीट 2023 का है, इजी आप ऐसे ही बता दोगे, बहुत बार पढ़ रखा है। कहता बताइए जी, ये जो डेल जी का वैल्यू इक्वेशन है, इसमें डेल जी का वैल्यू डिपेंड करता है एन पे। हाँ कर रहा है सर, सीधा दिख रहा है, तो दिख रहा है सीधा सीधा, ये तो कोई भी बोल देगा, ठीक है ना। और ये मैंने बताया भी था क्योंकि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एन पे डिपेंड करता है, ठीक है, सही बात है, ये तो पहली बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा कहता है ई सेल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी कहा था मैंने, बिल्कुल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और डेल जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दोनों बातें सही थी, ये कुछ भी नहीं था सवाल, ये दोनों बातें सही थी। अब इसके हिसाब से देखते हैं ना, तो ये दोनों बातें सही हैं। अब इस फंसता कहाँ बच्चा कि दोनों सही तो हैं, लेकिन क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इधर फंसाता है सर बच्चे को। कर रहे हैं, देखो कैसे कर रहे हैं। अगर आपके पास डेल जी एक्सटेंसिव है सर, एक्सटेंसिव ही अमाउंट पे डिपेंड करता है, और यहाँ लिखा ही है इसने कि एन पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज वाई एक एक्सटेंसिव है, तो एक्सप्लेन कर रहा है दोनों एक दूसरे को, दोनों एक चीज़ें दूसरों को एक्सप्लेन कर रही हैं, ठीक है ना। अच्छा 2024 में 2 आए थे, 24 में 2 आए थे, एक आया मास निकालने का कॉपर का, एक आया था ये हल्का है, ये आप ऐसे ही बता दोगे। बताओ मुझे, आपको बताना कितना फैराडे लग रहा है, 1 बाय 1 देखना। ये तो कितनी बार किया है, ये तो याद ही होना चाहिए। अब कल भी किया था, परसों भी किया था, 5 था ना, 5 फैराडे याद है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, +7 से 2 जा रहा है, 5 का चेंज आ रहा है, ये सीधा 5 फैराडे, ठीक है। 2 बच्चे को 2 भी पता हो तो ऑप्शन मैच कर जाता है, लेकिन इधर से सब पता चल जाएंगे, ठीक है। कोई ये भी करवाया था मैंने परसों, करवाया था। कितना आएगा, Fe के ऊपर +2 और यहाँ पे +3, सही है ना, 2 से 3 जा रहा है, 1 फैराडे लगेगा। कितना चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है बस, ठीक है। आओ वाटर से, बताओ वाटर के ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट -2, O2 के ऊपर 0, -2 से 0 जा रहा है, 2 का चेंज, तो मतलब कितना फैराडे, 2 फैराडे। ये बच्चा ना भी पता हो तब भी लगा सकते हैं, बट कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर 1 मोल डिपॉजिट करना होता कैल्शियम का, अगर कैल्शियम का 1 मोल डिपॉजिट करना होता तो कितना फैराडे लगता, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर +2 होता है तो 2 फैराडे। अगर 1 मोल के लिए 2 फैराडे लगेगा, तो मुझे बताइए 1.5 मोल के लिए कितना लगेगा, 1.5 के लिए 3, 1.5 के लिए कितना लगता, 3 फैराडे। 3 फैराडे मास में भी क्या है, ठीक है ना, हल्का सा सवाल था, उतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, सवाल कोई टफ नहीं कर रखा है।